पर्यावरण अध्ययन का हम भाग खंड 2 पढ़ रहे हैं। खंड 2 में खंड 7 और खंड 8 है। हमने 7 को कल कंप्लीट कर लिया था। आज हमने 8 से प्रारंभ करना है। जैविक विविधता वाला पढ़ा था हमने, ऊर्जा संसाधन पढ़ लिया। इसके पहले भाग में आपने पढ़ा होगा जल संरक्षण, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जो हमने उसमें पढ़ा है। ठीक है जी। यहाँ से आज हमने पढ़ना है जैव विविधता, खतरे और संरक्षण। ठीक है। इसकी प्रस्तावना है, संभावित अध्ययन के परिणाम है, जैव विविधता के हानि के कारण है। ये सब हम पर्यावरण अध्ययन में हम इसको पढ़ रहे हैं। जैव विविधता के आपने विषय में पढ़ा था कि जैसे हमारा स्थल मंडल है, जल मंडल है और हमारा वायुमंडल है। हम अलग अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के जैव और जीवों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आपने तो कोरोना के विषय को जब अपने ध्यान में आया, या इससे पहले भी आपको पता था कि बहुत छोटे छोटे वायरस के रूप में बहुत छोटे कण हमारे इसमें यहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे। ठीक है। वायुमंडल में भी बहुत छोटे-छोटे प्रकार के जो हैं वायरस और बहुत फंगाई और बहुत सारी चीज़ों को हमने विज्ञान में भी पढ़ा है कि ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। इस प्रकार से स्थूल जो शरीर जैसे विशालकाय, व्हेल, हाथी, मछली, है ना? तो ये सब चीज़ें भी जल में और स्थल में मौजूद होती हैं। तो ये सारी जंतुओं की विविधता है और हमारी पादपों में भी है। पादप यानी जीवन जिन-जिन में है, तो इनकी इतनी विविधताएँ हैं। इनके साथ क्या खतरा है? इनको खतरा इस चीज़ का है कि तापमान अधिक हो जाने पे समुद्र का तापमान जब बढ़ता है, तो कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ जो उसके अंदर नहीं रह सकती, उनके लिए खतरा हो जाता है। विशेष प्रकार से उसी प्रकार से जब वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, तो किसी प्रकार से जीवों के लिए भी वो नुकसान हो जाता है। पेड़-पौधों के लिए अगर मिट्टी उनकी भूमि उर्वरकता नहीं रहती है, फिर उस प्रकार से भूमि का मृदा प्रदूषित जब हो जाती है, तो उन पेड़-पौधे के लिए जो भी खतरा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी जितनी भी विविधताएँ हैं हम पाते हैं, उन सब के लिए कहीं न कहीं हमारे लिए जब हम प्रदूषित करते हैं भूमि को, मृदा को और जो भी परिवर्तन आ रहे हैं हमारे पृथ्वी पर, इनके कारण जो है हमें उनकी अस्तित्व पर जो है खतरा हो सकता है। ठीक है? मैं 1 सेकंड कुछ ये ठीक कर लूँ। जी। प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्टिंग से ही। ठीक है? तो बुलाते हैं ललिता जी। यस सर। ललिता जी, आपने प्रस्तावना से पढ़ना स्टार्ट करना है। 8वां भाग आज हम कोशिश करेंगे, इकाई 8 है, इसको पढ़ेंगे। ओके सर। सर स्टार्ट करें। जी। लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पहले जीवन शुरू हुआ और पृथ्वी पर लगभग 500 मिलियन प्रकार के पौधे, जीवों और सूक्ष्म जीवों ने अपना घर बनाया। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार लगभग 13 मिलियन प्रजातियां हैं, जिनमें से 1.7 मिलियन प्रजातियों को पहचाना गया है और उनका वर्णन किया गया है, जो अभी भी पृथ्वी पर जीवित है। जबकि हम इसकी सही संख्या नहीं जानते, क्योंकि धरती पर ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जिनकी जैविक दृष्टि से खोज नहीं की गई है, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहाँ रहने वाले अधिकांश जीवों की पहचान करना अभी शेष है। बीते समय में कुछ प्रजातियां प्रकृति रूप में लुप्त हो गई हैं और ऐसा माना जाता है कि भूगर्भ काल की कुछ अवधियों के दौरान सबसे रूप से प्रजातियों की अधिक संख्या लुप्त हुई, जो हजारों वर्ष के पैमाने पर है। वैज्ञानिकों ने इसे ग्रहण पर जीवन के उद्भव से लेकर अब तक पांच व्यापक लुप्त अवधियों का दस्तावेज तैयार किया है। यह माना गया है कि इनमें से प्रत्येक अवधि के दौरान जिसमें सभी प्रजातियों की एक बड़ी संख्या लुप्त हो गई, इसका कारण धरती पर हुए एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं थी। मनुष्य की बढ़ती आबादी से जैविक संसाधनों का अतिदोहन हुआ और अधिवास के विनाश ही आज असाधारण रूप से प्रजातियों के लुप्त होने की ऊंची दर के लिए जिम्मेदार है। कई वैज्ञानिक इसे लुप्त होने के छठवा छठवा दौरा मानते हैं। अधिवास के विनाश प्रीति जी, ललिता जी को आज वैश्विक रुकिए।
ठीक है। आपने अभी जो पढ़ा ललिता जी ने, प्रस्तावना जो हम पढ़ रहे थे, हम वही हमने स्टार्टिंग में जैसे बताया था, जैव विविधता के खतरे बताए थे। तो वैज्ञानिक ने अभी देखो जो आपने इसमें जो लिखा गया है, इसमें जो आपने अभी पढ़ा है ललिता जी ने, तो उसमें आपने देखा क्या बताया गया है कि लगभग 3 पॉइंट इतने मिलियन, सॉरी कितने मिलियन, इतने मिलियन पहले जीवन प्रारंभ हुआ होगा पृथ्वी पर। कितने मिलियन, इतने मिलियन वर्ष पूर्व। कितने, 3.5 मिलियन। कितना होता है 3.5 मिलियन? ये होता है 3 लाख 30 लाख पहले। अभी वैज्ञानिक का अनुमान है ये कि 3 लाख 35 लाख कह सकते हैं इसको हम, वर्ष। ठीक है, इतना कह सकते हैं ना। 35 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर जो है जीवन प्रारंभ हुआ था, जिसके अंदर 500 मिलियन प्रकार के पौधे। 500 मिलियन मतलब कितने हो गए? 50 करोड़। 50 करोड़ पौधे नहीं बताया इन्होंने। इन्होंने ये नहीं कहा कि 50, इन्होंने ये नहीं कहा कि 50 करोड़ पौधे हैं। इन्होंने कहा है 50 करोड़ प्रकार के पौधे हैं। इतने प्रकार के, इतने कह सकते हैं कि इतने प्रकार के। ठीक है, मतलब इतने प्रकार के। अब आप समझिए कि अगर पौधे, जैसे एक पीपल का पेड़ है वो एक होगा, ऐसे आम का पेड़ है वो एक होगा, तो इसी प्रकार से अगर हम इसको काउंट करें तो 500 मिलियन प्रकार के पेड़ पौधे, छोटे बड़े सब मिला के। अब जब उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जितने वो हैं, तो वो कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि जीवों ने, सूक्ष्म जीवों ने अपना घर बनाया। जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ये जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन हुआ, उसके अनुसार 13 मिलियन प्रजातियां हैं। कितने मिलियन है? 13 मिलियन प्रजातियां हैं, जिनमें 1.7 मिलियन को पहचाना गया है। जैसे उसमें मनुष्य भी एक हो सकता है और बाकी लोग भी हो सकते हैं। उनका वर्णन किया गया है जो अभी पृथ्वी पर जीवित हैं। ठीक है, जो अभी पृथ्वी पर हैं। ठीक है, जैसे इसमें डायनासोर को काउंट किया गया है, नहीं है। ठीक है, ऐसे और भी चीजें हैं जो धीरे धीरे अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं, और वो जो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है जिनका। देखिए, जबकि इस प्रकार सही संख्या नहीं जानते, क्योंकि धरती पर बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनकी जैविक दृष्टि से खोज नहीं की है, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहां भी हम इतनी ज्यादा हमने डिटेल में स्टडी नहीं करी है। जीवों को पहचान करना अधिकांश अभी शेष है। ठीक है, ये आपने यहाँ तक ललिता जी ने जैसा पढ़ा। बीते समय में कुछ प्रजातियां प्राकृतिक रूप से लुप्त हो गई हैं। ये भी आपको पता है कि बीते समय में कुछ प्रजातियां प्राकृतिक रूप से लुप्त हो चुकी हैं। ऐसा माना जाता है कि भूगर्भ काल की कुछ अवधियों के दौरान, भूगर्भ में होता है पीछे की कुछ ऐसा साल रहा होगा, इसमें उन्होंने प्राकृतिक आपदाएं बताई, बड़े बड़े पहाड़ आए, ज्वालामुखी फटी, या बाढ़ आ गई, है ना, भूकंप आया। तो इस प्रकार से कोई भी चीज प्राकृतिक आपदा घटी होगी, या फिर वर्षा इतनी ज्यादा, अम्लीय वर्षा जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो काफी कुछ पेड़ पौधे चिड़िया अपना अस्तित्व खो देती हैं। ठीक है, तो ऐसा रहा होगा। और मनुष्य की बढ़ती आबादी, तो उसमें से वनो विनाशकारी आपदा भी है ये भी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी इससे आगे ललिता जी ने तो पढ़ लिया, अब इससे आगे कौन पढ़ेगा? प्रीति जी। यस सर। जी, आपने बीते समय में कुछ प्रजातियों के लुप्त हो जाने के भूगर्भ, ये यहाँ से पढ़ना है। नहीं, ये तो उन्होंने पढ़ लिया। ठीक है, आपको पढ़ लिया होगा। इन्होंने ये जैव का छठवां दौर मानते हैं, जिसे उन्होंने 5 व्यापक लुप्त के दौर पढ़े थे ललिता जी ने। अब आपको यहाँ से पढ़ना है कि जैव विविधता धरती पर जीवन की समृद्धि एक सामान्य संपत्ति, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। जैव विविधता धरती पर जीवन की समृद्धि असामान्य संपत्ति है, संसाधन के समान है जो पूरी मानव जाति की है। इसलिए जैव विविधता संरक्षण दुनिया भर के लिए एक प्रमुख सरोकार। संरक्षण जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए वैश्विक प्रयासों में शामिल है। हमें भावी पीढ़ी के लिए धरती को समृद्ध जैव विविधता को सुरक्षित करना चाहिए, ताकि भविष्य में लोग धरती की समृद्धि का आनंद उठा सके। इस इकाई में जैव विविधता की सुरक्षा के लिए 2 प्रक्रियाओं पर विशेष बल दिया गया है: प्राकृतिक समुदाय और वन्य आबादी का वन में ही संरक्षण यथास्थल या स्थान पर संरक्षण कहलाता है। प्रकृति के आरक्षित भंडार भी जीव जंतुओं और वनस्पति के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्हें उनकी प्राचीन स्थितियों में संरक्षित किया जाता है। एक अन्य कार्यनीति जहां प्रजातियों को मानवीय निरीक्षण में कृत्रिम परिस्थितियों में रखा जाता है, उसे वही स्थल संरक्षण कहते हैं। वही स्थल संरक्षण के वनस्पतिक उद्यान एवं प्राणी पार्क उदाहरण है। जो पढ़ा, प्रीति जी ने आपको बताया कि 2 प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं। एक होता है यथास्थल, यानी प्रीति जी जहां पर हैं उसको अगर हम वहीं रख दें,
वहीं उनको सब कुछ जैसा पर्यावरण प्रीति जी को चाहिए, तो हम बोलेंगे हम प्रीति जी का संरक्षण कर रहे हैं। कहाँ पर? यथा स्थल पर। लेकिन अगर प्रीति जी को उठा के किसी चिड़ियाघर में, पार्क में कैद कर दें, सुंदरवन, चंपक वन, ये है ना, बहुत सारे वन है, तो हम बोलेंगे कि एक जगह मैंने प्रीति जी को बचा के रखा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे, जिनको हमने बहुत सारे जानवरों को बचाने के लिए बहुत से पार्क बनाए हैं, बहुत से जू बनाए हैं, जहाँ पे अलग अलग जानवरों को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पादप भी हैं जिनको हम बचा रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ऐसे वनों के बारे में, सुना होगा, कभी घूमने भी जा सकते हैं, विदेशों में भी है, भारत में भी है। तो वानस्पतिक उद्यान के बारे में सुना होगा, अलग अलग नाम के, भारत में बहुत सारे संरक्षण के वनस्पतिक उद्यान है, प्राणी पार्क है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बहिः स्थल, मतलब कहीं बाहर दूसरी जगह पे। यथा स्थल होता है जहां है उनको वहीं छोड़ दो, जैसा है उसको वहीं, उसको छुओ मत, छेड़ो मत। ठीक है, चिड़िया ने कहीं घोंसला बनाया है, उसको बोलते हैं ना वहीं छोड़ दो, ऐसे रख दो। ठीक है, कुछ लोग एसी के ऊपर जो है चिड़िया ने कुछ घर घोंसला बनाए होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो फिर इस एसी को डिस्टर्ब ही नहीं करते, पूरे साल गर्मी में वैसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एसी चलाएंगे तो फिर वो चिड़िया ने ऊपर जो है वो घोंसला बनाया होता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा बोल के छोड़ दिया। ठीक है, फिर जब चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब फिर बाद में उसकी सफाई वफाई करके बाद में चलाते हैं। तो इसे बोलते हैं यथास्थल, जहाँ जंगलों में, वनों में, जहाँ भी है उनको ऐसे ही छोड़ना। ठीक है, तो अभी जैसे इन्होंने पढ़ा ललित प्रीति जी ने, अब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे संभावित अध्ययन के परिणाम। ये हमने प्रस्तावना पढ़ लिया है। ठीक है, मनीषा जी से मैं कहूंगा कि मनीषा जी आगे पढ़ें। ठीक है, तो ये संभावित अध्ययन, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो यथास्थल क्या होता है और बहिस्थल क्या होता है, ये भी हमने समझना है ना। बहिस्थल और यथास्थल, ये सब ये पढ़िए मनीषा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। संभावित अध्ययन परिणाम। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आपको सक्षम होना चाहिए जैव विविधता की हानि के विभिन्न कारणों की सूची बनाने और पूरी दुनिया पर इकाई प्रमुख प्रभाव पर चर्चा करने में, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता और अवधारणा की व्याख्या करने में, प्रजातियों की यथास्थल पर संरक्षण की जरूरतों को विभिन्न उपायों तथा प्रक्रियाओं को जानने में, प्रजातियों के वही स्थल संरक्षण की जरूरत को समझने और उन प्रक्रियाओं को जानने में जो संरक्षण की इस प्रक्रिया में शामिल हैं, और जैव विविधता संरक्षण में प्राकृतिक के आरक्षित भंडार के महत्व की सराहना करने में। सर थोड़ा आप नीचे कर दीजिए। जैव विविधता संरक्षण, रुक जाइए अभी ना, देखिए 1 सेकेंड। ओके सर जी, तो अभी इन्होंने जो अभी पढ़ा वो ये था कि जैव विविधता की हानि को समझना है। जैव विविधता की हानि विभिन्न कारणों से उसकी सूची बनाना है, पूरी दुनिया पर इसके प्रमुख प्रभावों की चर्चा करनी है। ठीक है, क्या करना है? इनके प्रमुख प्रभावों की चर्चा करनी है। दूसरा, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता, अवधारणा की व्याख्या करनी है। ठीक है, प्रजातियों को यथास्थल पर संरक्षण, यथास्थल जहां है वहीं पर, ठीक है, कि जरूरतों को भिन्न उपायों और प्रक्रियाओं पर जानने में। ठीक है, हम इसको अध्ययन कर रहे हैं, जो हम अपना ये भाग अध्ययन कर रहे हैं इस पर। प्रजातियों को बहिस्थल संरक्षण की जरूरत को समझने में और उन प्रक्रियाओं को जानने में, संरक्षण की प्रक्रिया को शामिल, ये सब। ठीक है, कि बहिस्थल करना और यथास्थल करने को, दोनों को हम समझेंगे। और हम करेंगे जैव विविधता संरक्षण में प्रकृति के आरक्षित भंडार के महत्व को सराहना करना। ठीक है, ये चीज भी हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है संभावित अध्ययन परिणाम होंगे। जब हम इन सब चीज को अपने को पढ़ लेंगे, ये सब चीजें, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे जो अभी बताया है इन्होंने, मनीषा जी ने। अब मनीषा जी से कहूंगा कि मैं थोड़ा सा वो आगे पढ़े, इसको पढ़ें। जैव विविधता की हानि के कारण। जैव विविधता की हानि के मुख्य कारणों में शामिल है भूमि उपयोग में बदलाव, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बदलाव, बदलती जलवायु, जैविक आक्रमण और नाइट्रोजन का जमाव, वायु में प्रदूषण। जैव विविधता हानि के कई तथा तरह तरह के कारण हैं और इन सभी का आपस में संबंध होता है। आप आने वाले अनुभवों में इन कारणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अधिवास की हानि। अधिवास का अर्थ है वे क्षेत्र जहाँ प्रजाति भोजन, आवास का इस्तेमाल करती हैं और प्रजनन करती हैं। वन्य पादपों और जंतु प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा जोखिम उनके अधिवासों के विनाश या बदलाव के कारण है। यदि एक जंतु का अधिवास नष्ट हो जाता है या इनमें बाधा आ जाती है, तो उसे नए बदलाव से
अनुकूल आवश्यक करना चाहिए। उन्हें उन्हें कहीं और जाना चाहिए, अन्यथा मौत हो सकती है। जब उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाता है और यदि उसे एक उचित अधिवास मिल जाता है तो संभावना है कि उन अधिवास को पहले से उपयोग किया जा रहा हो। परिणाम स्वरूप एक समान प्रजाति और अन्य जंतु की स्थानीय आबादी के साथ इन्हें प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इसका दूसरा विकल्प यह है कि इसे एक अपेक्षित अधिवास में चले जाना, जहां हम हमलावर का शिकार हो सकते हैं। उन्हें भूखे रहना पड़ सकता है या रोग हो सकते हैं। कुछ जीव जैसे कबूतर, गौरैया, कृंतक जैसे चूहे और मूषक और हिरण संशोधित अधिवासों में भली भांति रहते हैं, जो उन्हें मानवीय गतिविधियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, किंतु उनके मामले में ऐसा नहीं होता है। कुछ अधिवास प्रजातियों के लुप्त होने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। इन्हें भंगुर अधिवास कहते हैं। कोरल रीफ, महासागर के द्वीप और पर्वतों के शिखर महत्वपूर्ण भंगुर अधिवास हैं। इसको समझते हैं। अभी मनीषा जी ने पढ़ा, ठीक है, ललिता जी ने पढ़ा, उससे पहले प्रीति जी, ललिता जी, मनीषा जी ने, तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो भी आप हैंड रेज करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अगर इसमें नहीं है। ठीक है, जैव विविधता की हानि और मुख्य कारणों में शामिल भूमि उपयोग में बदलाव। वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बदलाव, बदलती जलवायु, जैविक आक्रमण। तो कौन कौन सी चीजें जो जैव विविधता की हानि पहुंचा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ रही है मात्रा में तो वो कहीं ना कहीं हानि है हमारे लिए, कोई फायदा नहीं है उसका। और बढ़ती जलवायु, जलवायु बदलेगी, बदलती, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो मछलियां को एक निश्चित तापमान पर रहना पसंद है, आप उस तापमान को बढ़ा दोगे तो क्या होगा? बदलती जलवायु से नुकसान होगा, क्योंकि हम एक ठीक टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जैविक आक्रमण, जैसे भी कोरोना हुआ था, कोरोना को क्या बोलेंगे हम? जैविक आक्रमण बोलेंगे। ठीक है, कहीं हिरण घूम रहे हैं और उस पर किसी दूसरे ने आक्रमण कर दिया तो उसको बोलेंगे जैविक आक्रमण। नाइट्रोजन का जमाव, नाइट्रोजन का जमाव मतलब होता है वायु प्रदूषण। जब एक जगह पे बहुत सारे नाइट्रोजन हो जाए, वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए तो ऑब्वियसली एक अपने आप में प्रदूषण है और बहुत ज्यादा परेशानियां हैं हमारे लिए। जैव विविधता की हानि के कई तथा तरह तरह के कारण हैं। जैव विविधता की जो हानि हो रही है, जैव विविधता के बारे में जिस हमने पढ़ा था, प्रश्न क्या है हमारा? जैव विविधता की हानि के कारण जो हम देख रहे हैं, कि आपने सुना होगा अभी तक, देखो हम सभी ने सुना है कि डायनासोर या बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने जो देख रहे हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे अपना ये गुलाब का फूल है, या बहुत सारे पौधे हैं जो धीरे धीरे क्या करते हैं, सबसे पहले पत्तियां बड़ी होती हैं, बहुत जो पत्तियां होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, ऐसा विज्ञान है। ठीक है, तो पत्तियां क्या होती हैं? बहुत बड़ी होती हैं पहले, इस पर वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये पत्ते हैं, पत्ते पे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इन पत्तों पे जब वो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया में वो अपने कहाँ करते हैं, जलों, अपने रूट से, जड़ों से जल को अवशोषित करती हैं। जल मिलता है इनको, वो जल यहाँ से लेती हैं और पर्यावरण से लेती हैं, और यहाँ तक वो अपने किसी ने पाइप के थ्रू, एक पाइप होता है यहाँ पर, उस यहाँ तक पहुंचाती हैं। ठीक है, अब जब भोजन बनाते हैं तो उसका जल का यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वो जल वाष्प बन के उड़ता है। ठीक है, और ये जल इनको भोजन बनाने में प्रयोग में लेके आ रहे हैं जल को, और ये हो रहा है, और इनको भी इससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जल, और इस ऊर्जा से ये जो पादप है ये अपना जीवन सरवाइव कर रहा है, अपना जीवन को जी रहा है। लेकिन अगर जल का मात्रा कम होगी, चाहे वो वातावरण से हो, चाहे वो नीचे भूमि से, भूजल से कम हो, तो ये क्या करेंगे? अपने पत्तों को छोटा करते चले जाएंगे। क्या करेंगे? पत्तों का आकार बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, और छोटे से बहुत छोटा कर लेंगे, ताकि भोजन भी एक लिमिटेड में बन सके, और ये अपने को क्या कर सकें, प्रकाश संश्लेषण से जो जल का लुप्त होता है, जल जो अधिक व्यय ना हो सके, जल का व्यय को कम करने के लिए अपनी को छोटा कर लेते हैं पत्तियों को। इसी प्रकार से बहुत से आपने देखे होंगे कांटेदार, आपने देखे होंगे कैक्टस। ठीक है, कैक्टस, एलोवेरा जो होते हैं, एलोवेरा में क्या होता है? हल्के 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 कांटे होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एलोवेरा में कांटे कांटे होते हैं। क्या होता है एलोवेरा का जो पौधा, अगर आपने किसी ने देखा होगा तो उसमें क्या होते हैं? कांटेदार होते हैं।
तो इसका रीजन क्या होता है, वो भी क्या करते हैं अपने अंदर, जब ये कहाँ पाए जाते हैं एलोवेरा वगैरह, जहाँ पे जल की मात्रा कम होती है, तो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जल को संरक्षण कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, जल को संरक्षण करते हैं, और ये कांटेदार इसलिए होते हैं कि कोई जानवर आके उनको ना खा सके। ठीक है, तो जैसा ये लोग देखते हैं, समझते हैं, पादप अपने अनुसार बदलने को, अपने आप को बदलने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पादप हैं जो मांसाहारी पादप भी आपने पढ़ा होगा, या और भी चीजें अपने पादपों के बहुत सारे प्रकार पढ़े होंगे, उनमें भी जीवन होता है, सारी चीज उनमें भी सोच समझने की क्षमता होती है। ठीक है, छुई मुई का पौधा देखा होगा आपने, जिसको हल्का सा भी हम छूते हैं तो वो पत्तियों को बंद कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी जानवर को ना दिख सके और कोई जानवर उसको ना खा सके। तो ये सब जैव विविधता के कारण होते हैं, और उनके अंदर जब ये परिवर्तन आते हैं तो उनसे उनको काफी ज्यादा नाइट्रोजन का जमाव, जैव विविधता की हानि होती है, तरह-तरह के कारण। हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे कारण क्या हैं, जल का कम हो गया, प्रदूषित हो गया, या जलवायु उस प्रकार की नहीं है उनके, जैविक आक्रमण हो रहा है कोई, ये सारे से कारण वो अपने अस्तित्व खो रहे हैं। तो जो अस्तित्व खो रहे हैं उनके बारे में भी अब जो वैज्ञानिक होंगे, देखो हम तो अपना ज़्यादा जानकारी नहीं बता सकते, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं, जो 300, 400, 500 साल का जो इतिहास समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपको बताएँगे कि कितने कौन-कौन सी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। आप आने वाले अनुभागों में इसके कारणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये इन्होंने भी पढ़ा था मनीषा जी ने, वो मैंने आपको बताया। अधिवास, अधिवास क्या होता है इसके विषय में आपने पढ़ा। अधिवास क्या होता है? जहाँ पे जीवन रहते हैं, जहाँ पे अधिवास का अर्थ है वे क्षेत्र जहाँ प्रजातियाँ भोजन प्राप्त करती हैं, आवास का इस्तेमाल करती हैं रहने का, और प्रजनन करती हैं, यानी अपनी संख्या बढ़ाती हैं। अगर मान लो यही नहीं रहेगा, जहाँ पे अगर मान लो उनके अनुरूप प्रजातियों को क्या होगा, अगर वो भोजन प्राप्त नहीं कर पाएँगे, आवास नहीं कर पाएँगे, अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएँगे, तो क्या होगा? जैसे चिड़िया है, घोंसला बनाएगी, वो कहाँ बनाएगी? पेड़ पे बनाएगी। दाना तो ज़मीन पे आके खा लेती है, जैसे आपने जहाँ पे वो आपने दिया, लेकिन उसके अलावा उनको एक घोंसला बनाना है, जहाँ रहना है उनको। इस प्रकार से ये चीज़ 3 या 4 चीज़ें हैं जो बिल्कुल आवश्यकता है, बेसिक नीड बोल सकते हैं इनको, किसी भी वन्य जीव के लिए, पादप के लिए, जीव-जंतु किसी के लिए भी। वन्य पादपों और जंतु प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा जोखिम होता है उनके लिए, उनके अधिवासों का विनाश, यानी कि उनके अधिवास जहाँ वो रहते हैं, अगर हम कह सकते हैं कि जंगल है, तो अगर जंगल में विनाश हो गया या बदलाव हो गया, तो फिर वो कहाँ रहेंगे? यदि एक जंतु का अधिवास नष्ट हो जाता है या उसमें बाधा आती है, तो नए बदलाव के अनुकूल आवश्यक हो जाना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें किसी ऐसे जानवर को जो जंगलों में रहते थे, अगर वो जंगलों में रहते हैं और अब उनके जंगल काटे जा रहे हैं, उनको ऐसा होता है वो धीरे-धीरे अब शहरों में रहने के अनुकूल हो गए हैं। जैसे काफ़ी सारे जंगली जानवर हैं, बंदर है वगैरह हो गए। अब बंदर को वैसे तो रहना चाहिए जंगलों में, लेकिन वो अब धीरे-धीरे शहरों में भी आराम से रह सकते हैं कंफर्टेबली। तो ये सारा चीज़ उन्होंने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्तियाँ, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है? ये भी उन्होंने पढ़ चुके हैं। प्रवाल भित्तियाँ, भंगुर आबादी के बारे में, प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे, समुद्री द्वीप के बारे में, अधिवास द्वीप। ये 3 चीज़ें पढ़ने के लिए मैं ये हैं बॉक्स के अंदर जो लिखी गई हैं, इनको पढ़ने के लिए बुलाता हूँ। कोई स्टूडेंट आए आप में से? राधिका गिरी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुगुर आबादी परवाल वित्तिया खास तौर पर मुगुर पाई जा गई है क्योंकि ये पानी के तापमान में वृद्धि, समुद्र तल को बढ़ने और प्रदूषण एवं तल छटों में डालने जिससे पानी की गुणवत्ता बदल जाती है के प्रति संवेदनशील होती है। प्रवाल वृत्ति का विकास गर्म, उत्थिल और सूर्य की रोशनी वाले हिस्सों में सबसे अधिक होता है और इससे साफ और चमकदार पानी की होती है जो उत्पादक घट जाती है। ये कई बार ऐसे क्षेत्रों में समाप्त हो जाती है जहाँ तल छट वाला पानी होता है। प्रवाल वृत्ति का विकास दर प्रगति से बहुत धीमी होती है। 1990 प्रतिशत पूरी तरह से की 30% की अगले 20 वर्षों के दौरान नुकसान होने की संभावना है। ये भी अपेक्षित है कि यदि सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो अगले 20-40 वर्ष में इस की अधिक हानि हो जाएगी। अनुमान लगाया गया है कि सुनामी ने 2004 के दौरान भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के तटीय क्षेत्रों की मृत्यु को
प्रतिशत संख्या 1600 से दर्ज की गई है और ये महाद्वीप क्षेत्रों की तुलना में द्वीपों में अधिक हुई है। अलग थलग महासागर द्वीपों में स्थलीय प्रजातियों के महाद्वीपों पर पाई जाने वाली प्रजातियों की तुलना में नष्ट होने के लिए अधिक सुवेद पाया गया है। समुद्र द्वीपों पर प्रजातियों के लुप्त होने के कारण इनकी प्रतिनिधियां विदेशी प्रजातियों से खतरा और द्वीप की प्रजातियों की विशेषता है। आदिवासी द्वीप परिस्थिति द्वीपों या आदिवास द्वीपों की प्रजाति आदिवास के वे क्षेत्र जो प्रतिकूल परिवेश द्वारा इन क्षेत्रों से अलग जो इन फैलाव के लिए प्रभावी बाधक के रूप में कार्य करते हैं में लुप्त होने के अधिक जोखिम है। उदाहरण के लिए पानी की झील भूमि से घिरे हुए जलाशय जैसे वास्तविक द्वीप में आदिवासी संशोधन के कारण ये विशेष हमलावर प्रजातियों के आने के कारण लुप्त होने की दर बहुत अधिक हो जाते हैं। महाद्वीप से विलुप्त होने वाली प्रजातियों में कम से कम 66% प्रजातियों की हानि जलीय आदिवासियों में हुई है। झीलों में जैव विविधता की हानि इस तथ्य से और भी अधिक बढ़ जाती है कि अलग स्थित आंतरिक जलाशयों में उच्च प्रजातीय स्थानिकता हो सकती है। जब इन प्रजातियों का नाश होता है तो वह परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर ये लुप्त हो जाती है। सर आगे भी पढ़े। जी राखी जी पढ़ रहे थे अभी, तो उन्होंने काफी अच्छा पढ़ा। इससे ऊपर किसी ने समझना हो तो आदिवासी द्वीप क्या होते हैं, समुद्री द्वीप क्या होते हैं और ये प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं। तो आपने तीनों के बारे में अच्छा पढ़ा। आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं भी किसी और को भी बुलाता हूँ। इन्होंने काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। राखी जी आपने अच्छा पढ़ा, ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बाद में समझाऊंगा। अभी जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको देखता हूं मैं। श्रेया वर्मा जी, श्रेया वर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अधिवास के विनाश को आज यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। अधिवास के विनाश में को आज वैश्विक जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में मान्यता दी गई है और इसे पूरी दुनिया पर अधिकांश प्रजातियों के नष्ट हो जाने का दिव्य है। इसमें शामिल है भूमि उपयोग के लिए जंगलों को काटना, उदाहरण विकास, खेती आदि के लिए इन्हें काटना, बड़े पैमाने पर लकड़ी का इस्तेमाल और छोटे पैमाने पर टुकड़ों में खेती के लिए विस्थापना को अफ्रीका में 70% जंगलों की कटाई, एशिया में 50% जंगलों की कटाई और अमेरिका में 35% जंगलों की कटाई के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मत्स्य संवर्धन के लिए मैंग्रोव स्थानों का विनाश, केरला का खनन और विनाश, भूमि उपयोग के लिए झीलों का रूपांतरण, इमारती लकड़ी और जलावन लकड़ी का बहुत अधिकांश इस्तेमाल, अधिवास को मनुष्य द्वारा जलाना, उदाहरण के लिए विस्थापना, खेती के लिए जंगलों को जलाना और मवेशियों के लिए चारे की मात्रा बढ़ाने हेतु घास का मैदानों में आग लगाना, नदियों के बांध, मीठे पानी के जलाशयों में तलछट और कीचड़ का जमाव, प्रदूषण के भी प्राकृतिक अधिवासों में बहुत अधिक बाधा आती है। औद्योगिक अपशिष्ट से गंभीर नुकसान होती है, खास तौर पर जलीय अधिवासों पर। उदाहरण के लिए 1950 और 1960 के दशक में कीटनाशकों, घास तौर पर कैलोरीन मुक्त हाइड्रोकार्बन जैसे डीडीटी से कई पंछियों की आबादी में कमी आई, जैसे वर्ल्ड ईगल, ब्राउन
पेलिकन कई देशों में कुछ ही ऐसे प्राचीन क्षेत्र हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा किसी प्रकार से अब तक बदला नहीं गया। जब इन आदिवासियों की पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता तो उन्हें वे विभाजन करने से प्रजातियों को अधिक प्रकाश, हवा और तापमान मिलती है, जो प्राकृतिक तौर पर मिलने वाली मात्रा में से अधिक होती है, और इस प्रकार प्रजातियों की उत्तर जैविकता के लिए उनके भोजन और पानी के स्रोत में कमी आती है, और प्रजनन के लिए भी कुछ साथी ही मिलते हैं। विभाजन दृश्यावली में कई प्रजातियों में अपने प्रकार की जातियों से अलग होने परिणाम स्वरूप आंतरिक प्रजनन होने लगता है, जिससे उनके आनुवंशिक विविधता के नुकसान पहुंचता है तथा स्थानीय सतह पर वे लुप्त हो जाती हैं। प्रजातियों के 3/4 से अधिक संख्या को आज उनके वन्य अधिकांशों के विनाश के कारण लुप्त होने का खतरा है। इस प्रजातियों की बड़ी संख्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से है, जहां मानव आबादी बहुत अधिक विस्फोटक रूप से बढ़ी और आदिवासियों का विनाश तेजी से हुआ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में धरती की सतह का केवल 7% आता है। फिर भी यह कुल प्रजातियों में से लगभग 3/4 प्रजातियां निवास करती हैं। आज इन जंगलों का चिंताजनक दर से नष्ट किया जा रहा है। सर आगे पढ़ें। जी एक सेकेंड। श्रेया जी, आपने पहली बार पढ़ा था? नहीं, दूसरी बार। अच्छा, चलो, हाँ, चलो, आपने भी अच्छा पढ़ा। आगे मैं आपने अच्छा पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी, जो लोग ने हैंड रेज किया वो जरूर मैं उनको पढ़वाऊंगा। ठीक है। ओके। मुस्कान गुप्ता जी, मुस्कान गुप्ता जी, यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप उन्हीं की फ्रेंड, नगमा जी की फ्रेंड हो क्या? नो सर। अच्छा, ठीक है, ओके जी। तो आपने ये पढ़ना है, ठीक है। मनुष्य जीवन, मनुष्य वन्य जीव मनुष्य संघर्ष। वन, सर पढ़े। जी जी 8.3 मनुष्य वन्य जीव संघर्ष। मनुष्य कुछ पादप और जंतु प्रजातियों को उसके प्रतिस्थापन की दर की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। दुनिया के प्रमुख महासागर मत्स्य पालन स्थानों में से 9 स्थानों में गिरावट आई है, क्योंकि यह बहुत अधिक संख्या में मछलियां पकड़ी जाती हैं और साथ ही साथ जल प्रदूषण तथा अधिवासियों का विनाश हुआ है। उदाहरण के लिए दक्षिण ब्लूफिन टूना, अटलांटिक हैलीबट और पैसिफिक एवं अटलांटिक साल्मन इस समय लकड़ी की कटाई की दरों से मोहगनी और अन्य वृक्ष प्रजातियों के समापन का खतरा है, जिन्हें बढ़ने और परिपक्व होने में कई वर्ष का समय लगता है। वन्य जीवन में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष का वैश्विक बाजार पालतू जानवरों, लोक चिकित्सा, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, सजावटी वस्तुएं तथा अन्य उपयोग का है, जिससे हाथियों और राइनोसिहोर्स तथा रंग बिरंगे कोरल, उष्णकटिबंधीय पादपों और पक्षियों तथा भालुओं, पांडा और बाघों के लिए जोखिम से भरा है। सर आगे पढ़ें। जी, मुस्कान गुप्ता जी, ठीक है। अभी हम किसी और को बुलाते हैं। अब जो है कौन है यहाँ पे? आरती जी, म्यूट कर लें, बाकी म्यूट कर लें। यहाँ तक आपने पढ़ा मनुष्य वन्य जीव संघर्ष। मुस्कान जी ने इसके बारे में बताया कि मनुष्य और बाकी जीवों के संघर्ष के विषय के बारे में बताया। प्रजातियों का चयनात्मक विनाश को पढ़ेंगे आरती जी। ओके सर। प्रजातियों का चयनात्मक विनाश। एक प्रजाति का चयनात्मक विनाश होने से मौजूदा जंतुओं में बराबर मात्रा में दुर्भाग्यशाली परिणाम उत्पन्न करते हैं। उक्त चयनित विनाश के अनपेक्षित परिणामों का प्रदर्शन आपको यात्री कबूतर के उदाहरण से समझाया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के मध्य यात्री कबूतर
एक्टोपेटिस माइग्रेटोरियस संभवतः धरती पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला पक्षी था। प्रवास के दौरान इनके झुंड से आकाश भर जाता था और इनका एक झुंड के उड़ान की लंबाई 400 किलोमीटर लंबी होती थी तथा इनमें कम से कम 2 बिलियन पक्षी होते थे। इनकी संख्या इतनी अधिक होती थी कि पक्षियों के भार से पेड़ों की शाखाएं टूट जाती थी। एक स्थान से इस झुंड को निकलने में घंटों का समय लगता था। लगभग 5 किलोमीटर चौड़े और 67 किलोमीटर लंबे जंगल के हिस्सों में प्रति पेड़ लगभग 90 घोंसले थे। अनुमान लगाया गया कि 1871 में 136 बिलियन कबूतर यात्रियों में मध्य विस्कॉन्सिन यूएसए के 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में घोंसले बनाए, जहां इन यात्री कबूतरों ने अपने घर बनाए। वहां इनकी टनोबीट के गिरने से जंगल की उर्वरता बढ़ जाती थी। इनकी बड़ी संख्या के बावजूद आज धरती पर एक भी यात्री कबूतर नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि ये क्यों लुप्त हो गए, जिनका कारण कि लाखों यात्री कबूतर हर साल भोजन के लिए मारे गए। सर आगे भी पढ़ूं? हाँ जी, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? प्रजातियों का चयनात्मक विनाश किस प्रकार से विनाश हुआ है, उनके यात्री कबूतरों का उदाहरण दिया है। ठीक है, आगे हाँ यहाँ से पढ़िए। यहाँ से पढ़िए आरती जी। ओके सर। चयनात्मक प्रजातियों को पालतू बनाना। मानव उन जीवित प्रजातियों की देखभाल करता है जो उनके लिए उपयोगी हैं और इसके लिए व्यापक प्रजनन कार्यक्रम चलाए जाते हैं और जिससे उत्पादों का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रजातियों ने कुछ उपयोगी विशेषताएं खो दी हैं, जिसके कारण इनके ये रूप अब प्रकृति में अपने आप जीवित नहीं रह सकते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मक्का है, जिसे मानव द्वारा इतना अधिक देखभाल मिली है कि अगर इसे अपने आप पे छोड़ दिया जाए तो ये जीवित नहीं रह सकता है। आज मनुष्य के पास घरेलू पशुओं के बड़े झुंड होते हैं। ये पशु भूमि की अत्यधिक चराई द्वारा जंतु आबादी में कमी लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार उन वनस्पति को नष्ट किया जाता है जिस पर वे तथा वन्य जंतु निर्भर करते हैं। एक विशेष क्षेत्र के मूल वन्य जीवन में वहां के मूल पौधों के उपयोग की क्षमता होती है, जो वहां लाए गए पशुओं की तुलना में अधिक होती है और इस प्रकार की भी कम संभावना होती है कि वहां उपजाऊ इलाके रेगिस्तान में बदल जाएं। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रचार यह है कि घरेलू पशु कई रोगों के वाहक हैं जिन्हें ये वन्य जंतुओं में फैला सकते हैं। उदाहरण के लिए विशाल गैंडों के स्थायी पुनर्वास में गंभीर नुकसान हुआ है जब उन्हें स्थानीय घरेलू मवेशियों के द्वारा उन्हें रिडरस्पेस्ट रोग हुआ। सर आगे भी पढ़ना है? जी, तो आपने ये पढ़ा कि इसके अंदर कौन सा रोग हुआ उनको? मवेशियों को कई रोग भी होते हैं। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं आरती जी, आपने अच्छा पढ़ा। तो मैं अब देख रहा हूँ कि जिन्होंने हैंड रेज किया है, मैं सबको आज की क्लास का वैसे टाइम हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काफी सारे बच्चों ने आज हैंड रेज किया है, 17-18 बच्चों ने, तो एटलीस्ट काफी सारे बच्चे। आंसू कश्यप जी कौन है? आंसू कश्यप जी, कीटनाशकों का उपयोग बताएंगे आप? आंसू कश्यप जी। श्रेय वर्मा जी, श्रेय वर्मा जी आप म्यूट कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं श्रेय वर्मा जी कुछ? आंसू कश्यप। यस सर। आपने पढ़ा है बुक इससे पहले? यस सर। हाँ, ये पढ़ना है आपको, कीटनाशकों का उपयोग बताना है। ठीक है, ओके सर जी। कीटनाशकों के वन्य कीट परागण करने वाले जीवों को विनाश नुकसान होता है, जिसमें प्रबंध मधुमक्खियों की आबादी शामिल है जो फसल की उत्पादक में कमी ला सकती है। नदियों, झील और तटीय परिवेशों में धीरे धीरे अपवाह के बाहर द्वारा जाने से ये संपूर्ण जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर निरंतर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका में कई कीटनाशकों जैसे DDT, DDE और PCB के प्रबंध किए गया है, जो अनेक
विकासशील देशों में अब एक आयात किया जा रहा है। ये पदार्थ जीवित जीवों में पाए जाने वाला सामान्य हार्मोन्स पर बाधा पैदा करता है या उसके समान कार्य करता है। घड़ियालों, टर्न, सालाम और गलों में उनके परिवेश के कीटनाशकों और जंतु हार्मोन्स के रासायनिक तत्वों के उच्च होने के कारण प्रजनन संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। सर आगे पढ़ना है जी। अब इसमें कीटनाशकों के बारे में बताया गया कि अमेरिका ने जिसके पे बैन कर दिया है वो डीडीटी, आप सॉरी मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ इसके लिए, जो ये हाइलाइटर से आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा। सर दिख रहा है डीडीटी और डीडीई और पीसीबी को प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन कई सारे विकासशील देश जैसे हमारे जैसे देश, हमारा देश भी विकासशील देश है और ये विकसित देश है। ठीक है, विकसित देश क्या होता है, वो विकसित हो गए होते हैं और उसको आयात किए जा रहे हैं। ये इन्होंने बैन कर दिया, हम क्यों उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे कीटनाशक मतलब जो कीट को नाश कर दें, आप पौधों में जैसे गेहूं की फसल में आप कीड़े लगते हैं ना, उनको हटाने के लिए केमिकल आता है, जहर आता है उसको कीड़ों को मारने के लिए। लेकिन उससे वो कुछ भाग ना उस हमारे अनाज पे भी रह जाता है वो जहर या पॉइजन, जिसे कीड़े मारने के लिए डाला था, लेकिन कुछ भाग उसका रह जाता है। जैसे फसलों पे या फलों पे अगर डाला गया, कुछ लोग फल फ्रूट को बिना धोए भी खा लेते हैं, हल्का से धोने से भी नहीं जाता। तो ये चीजें हमारे लिए नुकसान है। तो ये ऐसा होता है, जो प्रतिबंधित चीजें हैं वहां पर हम उसको प्रयोग में ना करें। अब जो है कितने लोगों ने हैंड रेज किया है वो कम है, देख रहा हूँ मैं 20 लोगों ने भी हैंड रेज किया है। तो अब रिपीट होंगे, अब जो है ना, अब तो सभी लोगों ने रीड कर लिया है। आंसू कश्यप जी आपने और आगे पढ़ना है क्या आंसू कश्यप जी? सर पढ़ लेंगे जी ठीक है, अभी आप सभी लोगों ने पढ़ लिया तो मैं इसको आगे बताता हूँ। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, इसको पढ़ेंगे। सर करे रीड जी ठीक है। पर्याप्त संरक्षण परिस्थिति करते हैं कि लोग वैश्विक जलवायु में पर्यावरण बदलाव करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो जीवन के लिए घातक हैं। जीवाश्म ईंधनों जैसे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले को जलाने तथा पेड़ों को जलाने से हम वातावरण में कार्बन हाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा देता है। वैज्ञानिकों को कार्बन हाइड्रेट के बढ़ने का सही प्रभाव ज्ञात नहीं है, फिर भी उसका अनुमान है कि उनके विश्व तापमान में समरण वृद्धि होगी, समुद्र का स्तर ऊंचा होगा और जलवायु के प्रतिरूप में बदलाव आएगा। वातावरण की बदलती हुई परिस्थितियों में जो ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हुई है, उससे तूफान आ सकता है और लंबी अवधि तक सूखा पड़ सकता है। दूसरी ओर जलवायु में सर ऊपर कीजिए। बदलाव की अपेक्षा गति से प्राकृतिक अधिवासों से प्रत्येक अनुसार नुकसान पहुंचता है, जिससे कुछ प्रजातियों में जल्दी अनुकूलन नहीं हो पाता है, वे लुप्त हो सकते हैं। उनके लुप्त होने का संभव स्थानीय या अधिक व्यापक रूप से होता है और प्राकृतिक तंत्रों में उनकी भूमिका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सर हो गया रीड। जी, आंसू कश्यप जी ने पढ़ा था अभी। अब बहुत प्रश्न है, आज की क्लास को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। आपको
क्लास से संबंधित कोई भी बात है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी की क्लास को हम स्टॉप करते हैं।